खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। हमें ज्वाइन किया है रऊफ हसन पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा। मैं उनकी तरफ जाने से कबल रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ और फिर बराह रास्त उनसे रहनुमाई लेंगे बाज़ मामलात पर। बानी पीटीआई को तीन साल के लिए बैरून मुल्क जाने की पेशकश कौन कर रहा है? अलीमा खान साहबा ने यह बयान दिया है। ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। पीटीआई मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट की शमूलियत चाहती है या क्या मामला है? और फिर ये भी हम देखेंगे कि हुकूमत कितनी ख्वाहिश रखती है इन मुज़ाकरात की कामयाबी में। और उसके साथ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहा है, इसमें क्या मसलहत है? और आखिर में हम अफगानिस्तान पे वाक़ान राहदारी पर बात करेंगे। मगर अभी चलते हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया के कीमती वक्त का। मैं इसी सवाल से आगाज़ कर लेता हूँ कि क्या ये जो ऑफर्स की बात हो रही है गवर्नमेंट डिनाई करती है, मगर अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि जी ऑफर हुई है, बराह रास्त तो शायद नहीं हुई। ये कहाँ तक हकीकत है और मामलात कहाँ तक अभी फंसे हुए हैं? जनाब रऊफ हसन साहब। काजी साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। यहाँ सिंगुलर में बात नहीं करनी चाहिए ऑफ़र की सर। ये ऑफ़र की बल्कि ऑफ़र्स की बात है सर। ये ऑफ़र्स काफ़ी देर से हो रही हैं, अब भी हो रही हैं। और अगर ऑफ़र लेके डील करके निकलना होता तो खान साहब 500 दिन जो है ना वो जेल में ना गुजारते। और अभी तक वो उससे भी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, पहले से ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि जी मैं सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके कोर्ट्स के ज़रिए सुरखरू होकर बाहर निकलूँगा और हुकूमत के साथ किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। काजी साहब, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि डील्स, जैसा कि मैंने कहा है कि वो ऑफर्स जो हैं वो तो आती रहती हैं। असल में इस मुल्क के बहुत सारे अलमिया में से एक अलमिया ये भी है कि ये हमेशा यूज्ड टू रहे हैं, जो पावर सेंटर्स हैं वो यूज्ड टू रहे हैं एक ख़ास किस्म के लोगों के साथ डील करने के साथ। वो शरीफों का टोला हो या जरदारियों का टोला हो, ये सब इस मुल्क को लूटते हैं और उसके बाद फिर डील करके बाहर चले जाते हैं। कोई सऊदी अरेबिया भाग जाता है, कोई दुबई भाग जाता है, कोई लंदन चला जाता है, वगैरह वगैरह। तो पहली दफ़ा जो खान साहब के साथ इनका पाला पड़ा और इनको पता चला कि एक किरदार और इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है और असूलों के ऊपर कायम रहना क्या चीज़ होती है, तो खान साहब इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खड़े हैं। और वो 500 से ज़्यादा दिन जो हो गए हैं, तकरीबन 600 दिन हो रहे हैं वो जेल में बैठे हैं। और वो नॉट दैट कि जी हम चाहते हैं कि वो एक दिन, एक मिनट, एक घड़ी भी वो जेल में रहें, लेकिन वो अपने असूलों के पाबंद हैं और वो किसी किस्म की कोई डील जो है जिस जो वाफर मकदार में ऑफर हो रही हैं वो कबूल नहीं करेंगे। काजी साहब, मैं इस बात का मुझे कुल्लियतन यकीन है। रऊफ हसन साहब, ये बात तो ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। ये आपके बारे में, आपके हवाले से भी मंसूब किया गया एक बयान के मुज़ाकरात यहाँ नहीं कहीं और हो रहे हैं। वो बयान आपका था या नहीं, ये भी बताइएगा। तो फिर खबर ये आती है कि प्रोसेस रुक गया है जो मुज़ाकरात जहाँ हो रहे थे। फिर ये खबर आती है कि इमरान खान अगर सिस्टम को कबूल कर ले तो रिलीफ मिल जाएगा। सर, असल हकीकत क्या है? क्या मुज़ाकरात जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान हो रहे थे वो तो तातुल का शिकार है और डेडलॉक का शिकार है? फिर मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? देखिए शाहिद साहब, मेरा पहले दिन से जो कंटेंशन रही है, डायलॉग का मैं हामी रहा हूँ अरसा दराज से। मेरा ख्याल है मैं अकेला बंदा था जो कि डायलॉग को सपोर्ट करता था और अब भी करता हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायलॉग उनके साथ होता है जहाँ मतलब गिव एंड टेक हो सके, जहाँ जिनके पास ताकत हो, जो ताकत को कंट्रोल करते हैं और वह कुछ देने के काबिल हों। ये जो हुकूमत है, मैं बारहा बसा औकात पहले कह चुका हूँ कि इनके पास देने को कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली एक गैर आइनी, गैर कानूनी, इलिजिटिमेट हुकूमत है। और ये इनको कहा गया है कि डायलॉग शुरू करें। सो टेक्निकली आप जो कह रहे हैं उन्हीं अल्फाज में मैं बयान कर देता हूँ कि डायलॉग इनके थ्रू किसी और के साथ हो रहा है। सो वो जो फैसले जो वहाँ होंगे वही फैसले होंगे, इनका कोई फैसला नहीं है। ये कुछ फैसला करने की ताकत ही नहीं रखते हैं। सो वो यहाँ तक जो आपने कोट किया, मैंने बिल्कुल ये कहा है और कई दफ़ा कह चुका हूँ मैं। और वही जो असद कैसर साहब ने कल कहा है कि जी जिनके साथ असल बातचीत हो रही है वो सामने क्यों नहीं आ जाते, वो सामने आके क्यों नहीं बात कर लेते। तो ये उनका एक तरीका था। जो मुज़ाकराती अमल है उसमें फेस तो हुकूमत का ही है ना, और उसमें एक जानिब जो है वो पीटीआई अपने जो डिमांड्स हैं वो तहरीरी तौर पर पेश करने से गुरेजा है। दूसरी जानिब ये कहते हैं असद कैसर साहब के इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा होना चाहिए मुज़ाकरात में। क्या ये बात है और क्या होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारे किसी फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन असद कैसर साहब ने ये स्टेटमेंट कल दी अपने एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा है
टेक्निकली तो वही बात मेरे वाली है ना कि जी बातचीत उन्हीं के साथ हो रही है, अब वो कहते हैं जी कि वो सामने आके बात करें। सो शायद उनके लिए सामने आना मुश्किल हो, एक वो और कहानी है। लेकिन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं अगर हुकूमत सिंसियर हो, अगर हुकूमत वाकई मसाइल जो है वो हल करना चाहे। जो आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे बेसिकली 2 इश्यूज हैं, 2 डिमांड्स हैं जो कि हमने प्री रिक्विजिट्स के तौर के ऊपर हमने पेश किए थे। एक हमारी डिमांड थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो रिहा किया जाए, और दूसरा हमारी डिमांड थी कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात थे, अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, उनके बारे में अदालती कमीशंस जो है ना वो बनाए जाएँ। तो ये एक किस्म की प्री रिक्विजिट्स हैं, एक प्री कंडीशंस हैं, और हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल, अभी तो खान साहब के साथ हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाई, जो कि मुज़ाकराती टीम उनके साथ करना चाहती है किसी ऐसे माहौल में जहाँ के वो खुल के बात कर सकें, क्योंकि जहाँ बातचीत होती है उनके साथ वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, सो प्राइवेसी नहीं होती वहाँ। तो अब देखते हैं, अब कहा जा रहा है कि कल मुलाकात होगी, हम देखते हैं कि कल मुलाकात होती है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है। खान साहब के से इंस्ट्रक्शंस देने के बगैर जो है वो कोई फैसले नहीं किए जा सकते पीटीआई में। पीटीआई जो उनकी इंस्ट्रक्शंस की बेसिस के ऊपर ही फैसले करती है। तो अगर हुकूमत चाहे, लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो? क्यों चाहेगी? नहीं चाहेगी, इसलिए कि मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है, इनकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। सो बेसिकली इनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है। तो ये तो उसके रास्ते में हर किस्म के रोड़े अटकाएंगे जो कि ये अटका रहे हैं। मैं यही, बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि मैं यही कह रहा था कि भाई ये तो अपने गले में हु विल बेल हिमसेल्फ सो टू से, कि भाई वो अगर जो मुतालबात, हालांकि थोड़ा सा आपने रास्ता और दिया है जिसमें से आपने अभी 26वीं तरमीम पे ज़्यादा आपने इंसिस्ट नहीं कर रहे, और 8 जो फरवरी के इलेक्शन है उस पर भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये बर्फ़ पिघलती है तो एवरीबॉडी नोज़ कि क्या सिलसिला है, कौन कितना पॉपुलर है और क्या हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक तो फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ होगी अगर ये मफरूज़ा नहीं है तो। देखिए काजी साहब, एक तरफ तो ये सिचुएशन जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो मैंने भी बयान किया, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि जो सिचुएशन है मुल्क में वो अनटेनेबल हो गई है, ये लास्ट नहीं कर सकती। मसाइल जो है वो उनका पहाड़ खड़ा हो चुका हुआ है, और वो डेली जो है वो और बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल कम नहीं हो रहे हैं। कर्जे लेके गुजारा करना तो मसले का हल नहीं है ना जी। बेसिकली जब तक कि आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड नहीं करेगी, वो स्ट्रेंथन नहीं होगी, वो प्रॉस्पर नहीं करेगी, उस वक्त तक मुल्क जो है वो इकोनॉमिक कैप्टिविटी में से नहीं निकल सकता। इस वक्त मुल्क का हाल ये है, जो कि मैं टर्म इस्तेमाल करता हूं इसके लिए, वो ये कि इकोनॉमिकली कैप्टिव है। अब इकोनॉमिकली कैप्टिव जो है वो आपके जो इंटरस्टेट रिलेशंस हैं उसमें ये फैक्टर सामने आता है। आप लोगों के जो ताल्लुकात हैं वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वो उसके साथ ये चीज़ सामने आती है, ये हकीकत आश्कार होती है। या आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं बहुत से दोस्त ब्रादराना ममालिक के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये जो इस पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सामने आ जाती है। और अब ये तमाम दोस्त ब्रादर मुल्क जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अनविलिंग है कि वो हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करते रहें। तो इसके अलावा आप देखिए पोलिटिकल खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, और जो PTI के रहनुमा हैं वो एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात भी करते हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, और यह भी बात हो रही है कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए। क्या वाकयातन इमरान खान रिहा हो रहे हैं? आप क्या समझते हैं सर? देखिए, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की हमने ना डिमांड की है, ना ही खान साहब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बाहर निकलेंगे। इस वक्त खान साहब के ऊपर मुकदमा कौन सा है? कोई मुकदमा नहीं है। आप देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस औरंगजेब साहब की एक और स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने रैशनल दिया है सारा कुछ कि किस तरीके से ये फेक और फ्रिवलसली और फ्रॉडुलेंटली केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो शाखाना 2 उनके खिलाफ डिटेल जजमेंट आ जाइए 14 पेज की, आप पढ़िए उसको। यही हाल जो बाकी तमाम केसेस का है। इस वक्त ये जो एक जो जजमेंट नहीं दे रहे, जो आज आनी थी और नहीं आई, उसकी भी वजह यह है कि ये किसी भी सुपीरियर कोर्ट में एक पेशी भी नहीं भुगत सकती इनकी जजमेंट्स, जो लोअर कोर्ट से इन्होंने अंडर प्रेशर, अंडर इंटिमिडेशन ली हुई है। तो ये है, इसलिए ये नहीं शामिल, आज ये जजमेंट नहीं दे रहे। तो खान साहब के ऊपर मुकदमा है कौन सा, रहता कौन है? 9 मई के साथ रिलेटेड केसेस हैं, उनके ऊपर तो मतलब 1 मिनट में 1 दिन में बेल हो जाएगी। तो अगर ये लोग उनको अगर वो बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन किसी डील के तहत, किसी ऑफर को एक्सेप्ट करके वो बाहर नहीं आएंगे। वो जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही बाहर आएंगे, अपनी बेगुनाही साबित करके ही बाहर आएंगे। रऊफ भाई, एक और, क्योंकि आप आलमी देख रहे हैं रऊफ साहब। जी मियां साहब, मैं एक सवाल पूछ लूं। एक और अहम बात
आप आलमी यानी हालात पर भी नज़र रखते हैं, कुछ तनाज़ुर ऐसे बनाए जा रहे हैं कि किसी बड़ी सुपर पावर में जो तब्दीली है वो इधर कोई यहाँ पे कोई उसके असरात होंगे। डू यू बाय दैट? क्योंकि रियासतों के दरमियान मामलात इस तरह तो शायद नहीं होते और कभी रेयरली हो भी जाते हैं, बट व्हाट इज़ योर टेक विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर इशू? देखिए, जो ट्रांजिशन है उसके साथ बहुत से प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो एसोसिएट किए जा रहे हैं। मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि पीटीआई बासियत एक सियासी जमात के हम किसी दूसरे मुल्क के, हमारे अपने मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी के खिलाफ हैं। हमने ना किसी को अप्रोच किया है, ना हम चाहते हैं कि कोई इस मुल्क में मामलात में दखल दे। इसीलिए खान साहब जो हैं वो इतनी देर से तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा हो रहा है कि वो जेल में बैठे हुए हैं और अभी भी वो इंसिस्ट करते हैं कि मैं अपने जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए बाहर आऊँगा। तो एक तो हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन जो हमारा डायस्पोरा वहाँ है वो लाजमी बात है कि वो पाकिस्तान के मामलात के बारे में बहुत कंसर्न है, बहुत वरिड हैं और चूँकि उनको फ्रीडम हासिल है कि वो आईनी और जमहूरी तरीके से जिस मुल्क में भी वो रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं। सो अमेरिका में जो लोग रहते हैं उन्होंने वहाँ रवाबत उस्तवार किए हैं ट्रंप की टीम के साथ और उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग या एश्योरेंसेस दी गई हैं जिसकी बेसिस के ऊपर कुछ उम्मीद लगी हुई है। लेकिन मैं रीट्रेट करना चाहूँगा कि पार्टी की हैसियत से, एक सियासी जमात की हैसियत से हमने ना किसी किस्म की कोई उम्मीद लगाई हुई है, ना ही हम उनकी तरफ देख रहे हैं। बाकी ये जो मसाइल है पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के या जो साहब, ये तो बड़ी खबर है कि ट्रंप की टीम के साथ जो पीटीआई के वहाँ के लोग हैं वो राब्ते में हैं। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ट्रंप जो है वो हलफ उठाने वाले हैं, अमेरिका के सदर बनने वाले हैं। अगर उनके साथ राब्ते में हैं तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। देखिए, ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता, लेकिन ये बात ठीक है कि वो उनके साथ राब्ते में है और ट्रंप की टीम भी उनके साथ राब्ते में है। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में है बिल्कुल। लेकिन कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता, हम उसके बारे में कोई उम्मीद उससे लगा के नहीं बैठे हुए। लेकिन मैं जो अर्ज करने लगा था वो ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है या आइन और कानून की पामाली है, इंसानी इक़दार और इखलाकी इक़दार की जो पामाली है इस मुल्क में, इसके लिए मतलब हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जहान का मीडिया जो है वो इसको पब्लिश करता रहा है, जो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हो, उनके बारे में देखें। जो हमारे यहाँ ये कॉमनवेल्थ के डेलीगेशन आए हैं, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन आए हैं इलेक्शंस और इलेक्शन के बाद, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। हमारे जो इंटरनल यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसकी रिपोर्ट आप पढ़ लें। तो ये जो वायलेशंस जो हैं, जो ग्रोस ब्लेटेंट वायलेशंस हैं, इसके बारे में इल्म ऑलरेडी ममालिक को और तंजीमों को है। तो उसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई मुल्क कोई एक्शन लेता है या कोई डिमांड करता है तो वो अपने तय करेगा, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। हमारी तरफ से कोई इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट जो है। एक जानिब आज देखा गया है कि तोशाखाना 2 केस में उसको इंक्वायरी केस जो है वो करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो मौखर कर दिया गया है, तीसरी बार मौखर किया गया है। क्या इसको हम नरम रवैया देखें अदालतों का और हवाओं का रुख चेंज देखें, आगे कोई खुशखबरियां आने वाली हैं देखें, क्या इसको क्या प्रिडिक्ट करते हैं सर? दो नैरेटिव फ्लोट कर रहे हैं जी मार्केट में। एक तो ये है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि जी चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं इसलिए शायद ये समझा गया है कि इस मौके के ऊपर इस किस्म की कोई जो पनिशमेंट जो है जो कि फ्रॉडुलेंट होगी, जो कि बगैर किसी बेसिस के, बगैर किसी प्रूफ के वो एडमिनिस्टर की जाएगी, उसको ना किया जाए। लेकिन इस सिलसिले में आप देखेंगे कि एक DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो कोई इतने ज़्यादा प्लेजेंट नहीं थी। इसके अलावा और भी एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि नहीं थे। तो शायद ये हो सकता है, मैं इसको कुलियतन निगलेक्ट नहीं करूँगा, कुलियतन इसको निगेट नहीं करूँगा। लेकिन एक और भी थियरी जो है, एक और नैरेटिव जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सारा मामला जाएगा। अगर ये तो तोशाखाना 2 में कन्विक्शन कर दी जाती है, पनिश कर दिया जाता है खान साहब को, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त एक जज के अलावा बाकी तमाम जो है वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। इन लोगों ने वो लेटर भी लिखा होगा, आपको पता होगा पूरी हिस्ट्री का। तो इस कोर्ट में अगर जाएगा तो ये लोग खौफजदा हैं कि ये फौरी तौर के ऊपर खान साहब की बेल हो जाएगी। तो ये 17 तारीख का शायद इंतजार कर रहे हैं जिस दिन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 और जजेस ने अपॉइंट होना है। और वो जजेस लाजमी बात है जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो इनकी अपनी पसंद के जजेस जो हैं वो अपॉइंट होंगे। सो इनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि जो बेल की अपील आती है वो उन इंडिपेंडेंट जजेस के पास मुकर्रर करने की बजाय ये जो अब जजेस हायर किए जा रहे हैं इनके सामने मुकर्रर की जाए ताकि वो उसको डिनाई कर सकें।
तो ये दूसरा नैरेटिव है। अब it is a great pleasure to have you on the show. Very much for enlightening us on certain issues. वो जो हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें बहुत से मसाइल हैं, इन मसाइल से हमें निकलना पड़ेगा। ब्रेक बाद हाजिर होते हैं और बहुत सी अहम खबरें हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। और ये 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला जो है इसमें ताख़ीर किया, मियाँ साहब से पूछेंगे, वाखान राहदारी के हवाले से उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान वसीम साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, नोटेड। जनाब साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, वी लॉगर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान वसीम साहब, मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। एक तो ये कि ये जो तोशा खाना के हवाले से आज उसे फैसला कहें, ऑब्जर्वेशन कहें कि भाई अभी तो उसकी तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हुई, तो एक बात जो की जाती है कि जी ये फिर प्रोसिक्यूशन जो है अपना काम ही अधूरा लेके जब कोर्ट्स में जाएगी तो फिर गिला किससे करें, और आप इसको कैसे देखते हैं इमरान वसीम साहब? देखिए काजी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका भी शुक्रिया, मियां शाहिद साहब का भी शुक्रिया। इस तरह की पहले तो देखें कि जो ऑब्जर्वेशन अदालत की होती है वो बड़े टेंटेटिव नोयत की होती है, बुरी अदालती ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। और जब अदालत ये कहती है ना कि फर्दर इंक्वायरी का केस है, तो वो फर्दर इंक्वायरी कभी होती नहीं। इससे पहले साइफर के केस में जब बानी पीटीआई की जमानत हुई थी, शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत इसी बुनियाद पे दी थी कि ये फर्दर इंक्वायरी का मुकदमा बनता है, तो लिहाजा दोनों जो एक्यूज हैं उनकी जमानत को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन हमने काजी साहब ये भी देखा है कि ये जो फैसले आते हैं जमानत के इस तरह के, जिसमें इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे दी जाती है कि जिससे पूरा जो केस है उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि ये तो जज साहब ने जमानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करते हुए जो मुकदमा है एक्चुअली जो एक्यूज के खिलाफ बनाया गया है उस मुकदमे को उड़ा के रख दिया है। ऐसे जमानत के फैसलों के ऊपर जब ये हायर फोरम में जाते हैं, जमानत का फैसला अगर एफआईए की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमेशा ऐसे जमानत के फैसलों के जिसमें इस नोयत की बड़े, जिसमें पूरे केस को डिसाइड करके कहा गया हो कि ये बुरी नोयत की जो है ऑब्जर्वेशन है, अदालत सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन और इतना लंबा फैसला और वही जमानत का फैसला लिखना, इसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिस्करेज किया गया है, कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की गई। मेरा भी क्वेश्चन इसी तरह का है। आज एक और मुकदमे की समाअत जो है वो मौखर की गई है, जो कि 190 मिलियन पाउंड मुकदमे का आज फैसला होना था। तीसरी बार ये जो है वो मौखर हुआ, और इसमें अचंभे की बात यह है कि आज समाअत हुई है, खबर कल आ गई थी, और उससे जो खबरें बन रही हैं आगे, वो 3 पॉइंट जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि शायद ये मुकदमा इसलिए मौखर हुआ है फैसला कि इसमें फैसला जो है वो लिखा नहीं जा रहा अभी तक, उसमें जो है वो जज साहब जो है वो नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो अपने जजेस का इंतज़ार कर रही है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि शायद जो है वो बानी पीटीआई से बातचीत चल रही है, इसीलिए उनको रिलीफ के तौर पर एक इशारा दिया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं सर कि इस तरह मुकदमात का फैसला होगा तो वो तो फिर बहुत कमज़ोर होगा? मियां शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक मरतबा आप फैसले की तारीख देंगे और उस तारीख पर फैसला नहीं सुनाया जाएगा, फिर आप दूसरी तारीख देंगे, दूसरी तारीख के बाद आपकी तरफ से तीसरी तारीख दी जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग अंदाजे तो लगाएंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि र्यूमर्स की तरफ इमरान वसीम साहब, ना तो हम जजेस की इंटेग्रिटी पर कुछ सवाल उठा सकते हैं, और ये ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया स्टफ़ है, लेकिन मैं यही बात साकिब बशीर साहब आपकी तरफ लेके आता हूँ कि ये दोनों टेक जो इमरान भाई ने दिए, इस पे आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ज़मानत के फैसलों में लंबा फैसला जो है उसे मायूब समझा जाता है हायर कोर्ट्स की तरफ से, जैसे वसीम साहब ने कहा, एंड सेकेंडली ये 190 मिलियन का जो ताख़ीर है, इसे आप कैसे देखते हैं साकिब बशीर साहब? एक तो 14 सफ़े का फैसला लिखा है अदालत ने, कम अज़ कम जो टेंटेटिव असेसमेंट है वो लेनी होती है कि वो क्यों ज़मानत दे रही है। तो मेरे ख्याल में वो टेंटेटिव असेसमेंट ही दी गई है, और वो जो गवाह हैं एफआईए के, उसका बयान उन्होंने कहा है कि अभी रिकॉर्ड होना है। एक और गवाह का कहा है कि उसका बयान कभी कायम रहता है या नहीं रहता। तो टेंटेटिव असेसमेंट जो है वो अदालतें दिया करती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा केस ही, असल में वो एक तासुर बाज़ औक़ात बन जाता है ना पूरा केस। बुनियादी जो सवालात हैं वो सवाल जो है वो उठा है इस केस में, वो आप अंदाज़ा लगाएं इस हुकूमत का
कि जो हमेशा से कानून साजी करती है और इनको मेरा ख्याल में एक आदत सी पड़ गई है कि आज कानून साजी, आज मैं बात कर रहा हूं, आज से जनाब 2 साल के बाद एक कानून साजी करेंगे कि आज जो बात की है इसको भी उसी में डाल दें। तो अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने एक ऑफिस में मेमोरेंडम जारी किया था 2023 में, ये 18 मार्च 2023 को। उसमें ऑफिस मेमोरेंडम में जारी किया कि आपने गिफ्ट भी जमा करवाना है जो पहले नहीं था, और इन्होंने 2021 पर इंप्लीमेंट कर दिया और एफआईए ने उसकी बुनियाद पर केस बना दिया, नैब ने भी बना दिया और अदालत ट्रायल चला रही है। तो अंदाजा लगाएं कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं इतनी टेंटेटिव असेसमेंट भी ना दें। मेरा ख्याल में ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इन केसेस पे पहले ही इनकी जो फेयर ट्रायल पे बड़े सवालात होते हैं। तो सिर्फ एक पॉइंट को आप देखें कि ये गवर्नमेंट ने किया क्या है। आप देखें मखसूस नशिस्तों के केस में इन्होंने 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर करने के लिए लेजिस्लेशन की, कहा माजी से इतलाक होगा। इन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने थे, कहा माजी से इतलाक होगा। इन्होंने जो 21 जो अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी की, वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की, उन्होंने कहा कि 4 को या 3 को उन्होंने कहा कि लगाएं जो 26वीं तरमीम जो फुल कोर्ट के सामने, इन्होंने 3 या 4 नवंबर को लेजिस्लेशन की, कहा 22 से इसका इतलाक होगा। हुकूमत को एक आदत सी पड़ गई है। इमरान वसीम साहब एग्री करेंगे, अदालतें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहती हैं ये नहीं हो सकता। आप जो है वो आज एक लेजिस्लेशन करें, आज 6 जनवरी को आप ये कहें कि नहीं इसका इतलाक जो है जून 2023 से होगा, ये नहीं हो सकता। नजर आ रही है आपको 190 मिलियन पाउंड केस जो है, आपने बिल्कुल बात की। हम अदालतों पर जजेस की इंटेग्रिटी पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाते, लेकिन जजेस को और अदालतों को कम से कम अपनी साख यकीनी तौर पर देखनी चाहिए। 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ। अगर उस दिन अदालत ये कहती कि हम 12 जनवरी को सुनाएंगे या 18 जनवरी को सुनाएंगे या 28 जनवरी को सुनाएंगे इवन, और मेरा ख्याल में कोई बहस वैसे ही ना होता। अब सवालात कब जन्म लेते हैं, जब एक फैसला 23 दिसंबर को रखा, फिर 6 जनवरी को रखा। अगर ये भी रूटीन में हो जाता तो मेरे ख्याल में फिर भी सवालात जन्म ना लेते। सवालात जन्म तब लेते हैं जब 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे बातें आना शुरू हो जाती हैं कि अब फैसला नहीं सुनाया जाएगा, उसको मुज़ाकरात के साथ लिंक किया जाता है। फिर 6 जनवरी आता है, फिर 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे जो है वो चीज आ जाती है, और वही होता है जो सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। तो इसलिए हम नहीं इंटेग्रिटी पर सवालात उठाते, लेकिन हमारी जो अदलिया है, जो सुपीरियर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं और खास तौर पर हाई कोर्ट्स को कम से कम इन चीजों को देखना चाहिए। आम लोगों का जो एतमाद है ना इन अदालतों पर, वो कायम रहना चाहिए। इस किस्म की जो चीजें जब आम लोग देखते हैं ना, देखें जी सोशल मीडिया पर 3 दिन पहले बात हुई थी और वही हुआ, फिर 3 दिन पहले बात हुई थी वही हुआ, लोगों का एतमाद खत्म होता है इस इंसाफ के निज़ाम पर। हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसकी जिम्मेदारी है, उनके जो इंचार्ज हैं, जो जज हैं स्पेशल कोर्ट्स की, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को देखें। माजी में जब 12-12 बजे तक अदालतें लगी अडयाला जेल में, तो जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उन्होंने सवालात उठाए कि क्या वजह है, आप क्यों रात 12 बजे तक अदालतें लगा रहे हैं जब अदालत का टाइम 3:30 बजे है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस किस्म की जो चीजें हैं, साकिब भाई मैं यही बात कहूँगा, जरा इमरान साहब का भी टेक इस पे आ जाए। एक तो ये बात, ये कोई इल्म नजूम के से भी राब्ता है हमारे इस सोशल मीडिया का, इमरान वसीम साहब जिस तरह साकिब बशीर साहब ने इशारा किया, और सेकंडली एक और भी तो बड़े किरदार हैं जहाँ से ये रकम एमनेट कर रही है, जहाँ से ये रकम आ रही है, उसमें तो हमारे बहुत बड़े टाइकून हैं वतन अजीज़ के, मलिक रियाज साहब, उनसे भी कोई सरजनिश या उनसे भी कुछ पूछा गया कि ये पैसे वहाँ क्या थे, डील क्या थी, वापस क्या हुए, क्या ये ज़रूरी था कि इस केस में ये चीज़ें भी सामने लाई जाती? जनाब इमरान वसीम साहब। देखिए काजी साहब, एक बात जो साकिब बशीर साहब कर रहे हैं मैं उनके साथ एग्री इस अंदाज के साथ करूंगा कि देखें अब ये जो फैसला आज उसकी तारीख मौखर कर दी गई और उस पर अब ये अंदाजे गैसवर्क किया जा रहा है कि शायद जज साहब ने फैसला तहरीर नहीं किया, इस वजह से फैसला नहीं सुनाया जा रहा। दूसरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद बानी पीटीआई की शायद इसमें क्विटल बन रहा है, इसलिए इसमें ताकीर की जा रही है, या फिर ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि फैसला जो है वो सख्त लिखा जा रहा है और सख्त लिखना अभी बाकी है ताकि हाई कोर्ट में ये फैसला टर्न डाउन ना हो सके, इमरान खान की सजा खत्म ना हो सके। ये अंदाजे क्यों लगाए जा रहे हैं? अंदाजे इसी वजह से लगाए जा रहे हैं कि फैसले की जो 23 दिसंबर की तारीख थी उससे ये फैसला जो है वो 6 जनवरी तक चला गया। और जैसे साकिब बशीर साहब ने बताया कि ये खबर कि फैसला नहीं सुनाया जाएगा ये कोर्ट की तरफ से नहीं आई। कोर्ट जब बैठी 23 दिसंबर को और 6 जनवरी को कोर्ट ने तो बता दिया कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन ये खबरें 2 से 3 दिन पहले आना शुरू हो चुकी थी। अब इसमें अगर हम एक बात को लेके चलें
कि अगर जज साहब ने फैसला नहीं लिखा, लेकिन जज साहब की भी तो एक टेंटेटिव असेसमेंट होगी ना कि ये जो नैब का रेफरेंस है इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ, और जिसमें हकाइक भी मौजूद है कि बरतानिया में ये पैसे मलिक रियाज हुसैन के पकड़े गए थे 190 मिलियन पाउंड, और उसे पाकिस्तान में लाके मलिक रियाज हुसैन के हवाले कर दिया गया। और उसके एवज जो नैब का रेफरेंस है कि इमरान खान ने वो अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीन हासिल की, जमीन हासिल करने के साथ साथ वहां पे बिल्डिंग मलिक रियाज ने बनवाई, बिल्डिंग बनवाने के साथ साथ उसको रेनोवेट भी जो है मलिक रियाज से करवाने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करवाने के लिए पूरा मुआहदा मलिक रियाज हुसैन के साथ किया गया। तो ये पूरा नैब का केस है। अगर जज साहब टेंटेटिव असेसमेंट पे जाएं तो ठीक है, आपने डिटेल जजमेंट नहीं लिखा, आप इन तमाम जो अफवाहें चल रही हैं, जो गैस लोग कर रहे हैं, आप मुख्तसर फैसला सुना दें कि मैं अभी रीजनिंग लिख रहा हूं, लेकिन चूंकि फैसला तहरीर करने में ताखीर हो रही है तो मैं पहले इमरान एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट आउट की। साकिब, आपने एक बात की और मैंने ये पहले बात की है, माजी की बात कर लेते हैं। अगर सरजनश कर दी जाती उस वक्त जब ये कहा गया था जी फलां जहाँ के जज आके लगेंगे तो हम फिर वतन अजीज में आएंगे, दैट आल्सो टेंटामाउंट टू हद के, यानी ये आप बेसिकली थ्रोइंग डाउट्स अपॉन अ वेरी डिग्निफाइड एंड ग्रेट जज। तो क्या अगर वहाँ पे इसकी सरजनिश हो जाती कि भाई ये आप कैसे कह रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं, तो शायद ये जो स्पेकुलेशन है ये बंद हो जाए जो हम फैसलों के बारे में करते हैं। साकिब बशीर साहब। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक जो है पॉइंट आउट किया है कि मतलब ये चीज़ें अदलिया में जो इस्लाहात कहें या इसको जिसका भी नाम दें, ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक हमें इसी किस्म के मामलात देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं तो जब इस किस्म की खबर जैसे ही आती है तो उसके बाद जो है वो हम पूरी जोर लगा देते हैं कि जितने भी चैनल्स हैं उन चैनल्स के ज़रिए पहुंचा जाए कि यार क्या है, फैसला डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सिर्फ जज साहब को पता होता है कि ये फैसला मैंने लिख लिया है या नहीं लिखा, या डिले किया है या नहीं किया, और वो बात पहले आ जाना ये बड़ा ही मतलब अहम और गैर मामूली जो 3 ट्रायल्स हुए, तोशाखाना 1, साइफर का तोशाखाना 1 और इद्दत केस। आप अंदाजा लगाएं, इद्दत केस में भी ट्रायल जो है वो क्विटल हुई, साइफर केस में क्विटल हो गई, और तोशाखाना 1 जो है वो सस्पेंड हो चुका है। और तीनों के ट्रायल्स में अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात जो आज का फैसला आया तोशाखाना 2 में, इसमें लिखी गई है, उसमें अदालत कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो तोशाखाना 1 में क्योंकि इमरान खान साहब को सजा हो चुकी है तो इसलिए ये तो विजुअल है, इनको सजा दे। और भी है वो जजेस की तैनातियों का मामला है जो हाई कोर्ट में होना है, ये कब तक हो रही है, इसको भी ताखीर का शिकार और अभाम का शिकार तो नहीं हो रहा ये भी मामला? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है। 4 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 5 या 6 जज जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तैनात होने हैं। इसमें एक बड़ी ही अहम बात सामने आई है जिसको मैं तो बारीक वारदात कहूँगा कि 4 हाई कोर्ट्स हैं और 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। चारों हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस के साथ सीनियर प्यूनी, जिसको सीनियर 3 जज कहते हैं, वो जुडिशल कमीशन में अपने अपने सूबे की नुमाइंदगी करने के लिए या अपने अपने सूबे की हाई कोर्ट की नुमाइंदगी करने के लिए। साकिब बशीर साहब, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया, एनलाइटन किया, और ज़ाहिर है हम भी चाहते हैं अदलिया में बेहतरी हो, हमारे मुल्क में बेहतरी हो, और चीज़ें हम इसलिए पॉइंट आउट करते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान का मसला है जो अब हमें सीरियसली लेना पड़ेगा और ले भी रहे हैं, ये क्या मामला है। हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा होंगे, रिटायर्ड दिफाई तजिया निगार है मुमताज़, और साथ साथ मियाँ साहब की भी इस पर बहुत रिसर्च है, तो हम इस हवाले से इस इशू को समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, मुमताज़ दफ़ाई तजिया नगार हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, एक बड़ी हमने जिसे क्या कहते हैं एक सख्ती देखी, और अब ये ख्याल था कि जब ये गवर्नमेंट आई है उस वक्त बानी PTI भी कहते थे कि जनाब बड़ा अच्छा हुआ, मगर ये फिर से गर्म हो गया। ये क्या सिलसिला है, ये क्या कोई नई वारदात है या ये पुराना ही कोई फेस्टिंग वूंड है जो बार बार फिर खुल जाता है? इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड करें, ये एक मामला कितना संगीन है? काजी साहब, मैं पहले दिन से एक चीज़ बार बार मैं दोहरा रहा हूँ और शायद खुद भी कह के उतना इंसान थक जाता है कि हमारा ये ख्याल था कि भाई अमेरिकन निकल गए खिते से,
हम ये नहीं सोचा हमने कि अमेरिका ये खिता छोड़ सकता ही नहीं है, उसके बूट्स निकले, अमेरिका यहाँ से नहीं गया। और जब हमने देखा, जब ये तालिबान काबुल पे पहुंच गए तो अचानक हमें पता चला जी उनकी फौज भी मेल्ट हो गई है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो भी खत्म हो गई हैं। वो कहाँ गए? वो लोग तो वहीं पे थे, वहीं पर हैं, ट्रेन लोग हैं, अमेरिका ने ट्रेन किए हुए हैं, अमेरिकन हथियार उनके पास हैं, इंटेलिजेंस भी वहाँ पे थी। फिर वहाँ पे दुनिया भर की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना भरपूर तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जो जोग्राफियाई हैसियत है इस वक्त इस खित्ते की हमेशा से रही है, उसके तहत कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई अफगानिस्तान में किसी एक फरीक का भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो। अमेरिका तो कभी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका को अगर यहाँ से निकलता है तो फिर खित्ते में अमेरिका की कोई जगह को नहीं रहती। तो अब आप उसको देख लीजिए कि जब से ये अमेरिकन के बूट्स निकले हैं वहां से, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वही काम। सर मेरा जनरल साहब, मेरा भी सवाल यही है कि अमेरिका जो है वो जब से यहाँ से गया है अब तक देखने में ये आया है कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा वहाँ पर फंडिंग की है, $2 बिलियन की फंडिंग जो है वो अमेरिका ने की है। इंडिया भी वहाँ पर जो है वो अपने कदम जमा रहा है, इसराइल भी अपने कदम जमा रहा है, बाकी जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं वो भी अपने कदम जमा रही हैं। तो क्या ये जो गठजोड़ वहाँ बन रहा है वो ये तो नहीं कि तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ये दावा किया जाए कि ये गैर महफूज है? देखिए, ये तो एक उनके रहा है हमेशा से अमेरिकन पॉलिसी का प्लान कि भाई दुनिया को ये बार बार कराया जाए कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है, ये हमारे हथियार हैं, ये मिसाइल्स हैं, वो किसी वक्त भी टेररिस्ट के हाथ पड़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई खतरा तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। कोशिश उनकी बहरहाल ही हमेशा रही है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो एक ताकत अल्लाह ताला ने वदीयत की है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन उनकी अपनी सोच है और हमारे अपने लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, और इनके खिलाफ हर किस्म की जो हिफाजती इक़दाम है वो भी किए जा चुके हुए हैं, वो बहुत अरसे किए हुए हैं वहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र, ये तो मसला। सर दूसरी जो बड़ी जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है वाह खान की पट्टी है। वाह खान की पट्टी पर 3 दावेदार जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें चीन भी है, ताजिकिस्तान भी है, उनके साथ भी उनके बॉर्डर लगते हैं। और पाकिस्तान भी ये समझता है कि अगर वहाँ पर अमन कायम होना है, CPEC ने चलना है और सेंट्रल एशियाई रियासतों तक इसने जाना है, तो फिर वाह खान पर अमन होना चाहिए, अफगानिस्तान पूरे में अमन होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान से आपने देखा कि जो अफगान तालिबान हैं वो भी पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, TTP जो है उनसे भी हमले करवाते हैं। तो फिर ये क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर ताजिकिस्तान और चीन और पाकिस्तान और दूसरी ताकतें क्या वाह खान की पट्टी को सामने रखते हुए एक बैटल फील्ड नजर आ रही है आपको, या ये मामला आसानी से और खुश असलूबी से हल हो जाएगा? देखिए, वाह खान के बारे में जितनी भी आपको इत्तलात मिलती है ना, एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि चीन का कितना बड़ा इंटरेस्ट है वहाँ पर। चीन अपने आमतौर पे तो चीन देखा कि फौजी मुदाखलत कहीं नहीं करते वो, लेकिन ये वो खिता है वाह खान कॉरिडोर, जो ये वो इलाका है जहाँ पे चीन किसी और को कदम जमाने नहीं देगा कभी भी। पाकिस्तान का भी ये इंटरेस्ट है, पाकिस्तान भी वहाँ पे नासिब नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे हमारे या चीन के खिलाफ कोई ऐसी ताकत आकर बैठ जाए जो हमें यहाँ पर चैन से पहले नहीं रहने दे रहे और हमारे लिए मसला खड़ा हो जाए। तो ये तो कहते हैं वाह खान कॉरिडोर जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर किसी ताकत वहाँ पे कदम नहीं जमाने देंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है, हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और चीन के साथ भी इस चीज़ पे जहाँ तक मुझे इत्तलात हैं कि इत्तेफाक है कि इसमें किसी और को दखलंदाजी नहीं करने दी जाएगी। अफगानिस्तान के अंदर जहाँ तक ताल्लुक आपने बात की, अमेरिका पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अपना भारत का पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और मोसाद वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। आपने जब देखा था पाकिस्तान पे, जब ये भारत ने एक हमला किया था, स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब हमारे जो कहते हैं कि भी बाखबर ज़राए ने, उससे पहले ही मैंने शायद कि आपके टीवी पे ही बात की थी कि अपना भारत, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये सब कुछ काम करवाया, प्लानिंग वहाँ पे काबुल में हुई है वहाँ पे। तो वो तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान में मौजूद है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी मौजूद है, CIA, मोसाद और रा का जो गठजोड़ है, और उसके साथ मिलकर ये जो हमारे
तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में पेश हैं इस वक्त। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल कई दफ़ा ये वार्निंग दी है और कई दफ़ा पाकिस्तान ने एग्रेसिव स्टांस भी इख्तियार किया है। और यही एक ऐसी पॉलिसी है कि शायद इस बात से अफगानिस्तान को भी समझ आए, अफगान तालिबान को भी समझ आए कि पाकिस्तान ने साथ से बहुत बढ़कर ना सिर्फ उनकी मदद की है, पर अब भी अगर पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान की बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान इससे एतराज़ कर रहा है अभी भी। अल्लाह करे वक्त ना आए जब ऐसी बात पहुंचे। लेकिन सर एक और खबर भी आ रही है कि चीन ने जो लेह और लद्दाख का भारत का हिस्सा लिया है वहां पर, और उससे उसकी खिफत मिटाने के लिए, उसकी हजीमत जो है वो मिटाने के लिए इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते वहां पर जो है दहशतगर्दी सी पैक के मंसूबों पर कराने का मंसूबा रखता है, और इस हवाले से वो अफगानिस्तान की सरजमीन को ही इस्तेमाल करेगा। तो क्या अफगान तालिबान इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के साथ उनका इस तरह पहले ताल्लुक था कि वो दूसरा घर समझते थे? देखिए, ये बात तालिबान को अच्छी तरह मालूम है, और पाकिस्तान ने जैसा पहले कहा कि पाकिस्तान एक्सट्रीम स्टेप पे जाने से बहुत एतराज़ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, और हर चीज़ बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं पाकिस्तान के। लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान भी, देखिए, वो एक मोनोलिथ नहीं है। तालिबान भी, उनमें भी मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो अपने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और पूरे अफगानिस्तान पर किसी एक हुकूमत, जिसकी के साथ कहते हैं ना कि भाई जिस तरह पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह एक हुकूमत है जिसका रसूख है, जिसकी रिट कायम है, उस किस्म के वहाँ पे मसला है उनके लिए। तो वो भी हमें सामने रखना चाहिए, और उसी को जो है उनके आपस में दरारें हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ जो अनासर हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को स्टेबल देखना, आप देखिए किसको पसंद है, कौन चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबल हो सिवाय पाकिस्तानियों के। बाकी आप देखिए भारत की कोशिश है, इजराइल की हमेशा से कोशिश रही है, अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान स्टेबल ना रहे, पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे आगे ना बढ़ सके, और हमेशा से दस्ते नगर रहे, ताकि वो उसको पाकिस्तान को किसी तरीके से कंट्रोल में रख सकें। क्योंकि ये जो चीन का बढ़ता हुआ रसूख है इस रीजन में, जो ईस्ट टू ईस्ट जो ताल्लुकात की बात हो रही है, बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से आप देखिए कि जो इकनॉमिक या फाइनेंशियल कैपिटल है दुनिया का, वो अभी न्यूयॉर्क से शिफ्ट हो रहा है और वो शंघाई बनता जा रहा है, और कुछ शंघाई और एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात। और अभी यहाँ ताल्लुकात इतने बेहतर हुए हैं कि पाक आर्मी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाएगी, और वहाँ पर इसहाक डार साहब भी दौरा कर रहे हैं। ये 1971 के बाद पहली दफ़ा एक ब्रेक थ्रू है, और इंडिया जो है इस पर वावेला वहाँ पर मचा हुआ है, और वहाँ पर जो है कोहराम मचा हुआ है। आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं? जी देखिए, बांग्लादेश में लोगों को बड़ा एहसास था इस बात का कि उनके ऊपर भारत किस तरीके से तसल्लुत किए हुए है। वो अगर वो देखिए, उनकी जंग आज़ादी तो हमसे बहुत पहले से लड़ रहे हैं जो हमारे बंगाली भाई थे, अब भी वो अपने आप को कभी भारत के दस्तनगर नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के और चीन के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जो जिस तरीके से वहाँ पे एक पूरा पावर जो है वो पूरे नेटवर्क जो कायम कर रहा है चीन वहाँ पे, और फिर जो चिकन नेक है भारत के ऊपर, जब नेपाल के नीचे आप देखिए, तो ये वो तमाम ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से भारत डेफिनेटली परेशान है, और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात में और बेहतरी होनी चाहिए। इस हद तक होनी चाहिए कि भारत के साथ अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो बांग्लादेश की तरफ से भी इसको खतरा हो, तो ही बहुत अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए भी, इस खत्ते के लिए भी। अच्छा जनरल साहब, एक बहुत अहम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है अमेरिका में, और ख़ुद वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के जो संजीदा हल्के हैं वो भी लगता है हमें परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं है, आउटसाइडर हैं। तो वो ज़ाहिर है हमारे ताल्लुक़ उनके साथ रहे हैं, और हम उनके साथ कारोबार भी करते रहे हैं, और हमारी फ़ौजी तावन भी रहा है। और आप कैसे देखते हैं, हाउ वुड इट प्ले आउट फॉर पाकिस्तान? देखिए, अमेरिका के जो इस्टेब्लिशमेंट, जो डीप स्टेट अमेरिकन की है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं, काम करते हैं उसमें चाहे ट्रंप साहब हो, बाइडेन हो, कोई भी हो, तो चंद है जो उनके पॉलिसी प्लैंक्स है वो तो चेंज नहीं होते। जिसमें मैंने बहुत पहले, ये आज से 5-6 साल पहले जो उनका जो स्ट्रेटेजिक पेपर आया था, इसमें कहा था कि मे बी
टेररिज्म से तो हमने निपट लिया है, भी हमारी जो जंग है वो चीन और रूस के खिलाफ है। तो जो भी उनको नजर आएगा कि जिससे चीन को मजबूत करता हुआ या जो भी रूस को मजबूत करता हुआ जो कुछ भी होगा वो उसके खिलाफ काम करेंगे, और ट्रंप साहब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को उस स्टेज पे ले आया जाए जो बार बार मैं कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान को उस तरह दस्तनगर कर दिया जाए कि पाकिस्तान अमेरिका की इजाज़त के बगैर हिल ना सके यहाँ पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सोच हमारे लोगों की जो है वो खुशकिस्मती से शुरू से इस बात को समझते हैं, और अब मेरे ख्याल है कोई शक शुबा रह नहीं गया जब से ये बड़ा वाज़ेह हुआ है कि अमेरिका का पैसा तालिबान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। सर, एक जानिब तो देखने में आ रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जो है अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन तैयारे ले रहा है, और पाकिस्तान कितना आगे निकल जाएगा आप देखते हैं भारत के मुकाबले में दफाई पोजीशन के हवाले से जब ये जदीद तरीन तैयारे पाकिस्तान में को मिल जाएंगे। देखिए, भारत ने गुज़श्ता चंद सालों में अपनी एयरफोर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था, नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था उन्होंने। तो ये वो ऐसे जो उनकी जो पावर स्ट्रक्चर में जो ये दो एलिमेंट्स थे, इसके लिए पाकिस्तान को अपने फिक्र थी इसकी, और पाकिस्तान इसीलिए जदीद तरीन तैयारे भी ले रहा है, और पाकिस्तान का हक है, क्यों नहीं पाकिस्तान, क्योंकि भारत तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ जो कभी जारहान अंदाज से बाज नहीं आया उससे। इससे पाकिस्तान को जब ये नए तैयारे भी आएंगे, पाकिस्तान के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एडवांस्ड है, इससे पाकिस्तान एक मजबूत दफाई पोजीशन में भी है। और जब अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो ये मत भूलिए कि पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने ये काबिलियत दी है, ये पाकिस्तान की अहलियत है। हम खुद अगर अपने आप को इस काबिल नहीं समझते तो हमारी गलती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी अहलियत दी है कि अगर मौका है खुदा न खास्ता भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान जारहाना अंदाज भी इख्तियार कर सकता है और भारत को ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है कि भारत शायद उससे रिकवर ना कर सके। जनरल साहब, it is always a great pleasure to have you on the show. Thank you very much for enlightening us on these very vital issues और वो तमाम हालात जिन्होंने हमें घेरे में ले रखा है, मगर हमें भी कुछ, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि हमें माशी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा हफ्ते का पहला शो। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।